हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम 9th और 10th क्लास की पूरी तैयारी करते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ में। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान और मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रही हूँ। ये मेरा लिंक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप मेरी सारी क्लासेस को इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन एंड हाउ टू अटेम्प्ट देम। हम लोगों ने 4 सीरीज की है इसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी, हम लोगों ने हिस्ट्री एंड पॉल साइंस को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। दिस इज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम दैट सीरीज और हम इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे एंड देखेंगे कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। Before we go into that, let's see something about Unacademy. We are on Unacademy, which is India's largest learning platform. This platform basically is covering everything that you would require on an online study or education platform. आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस, जैसे आप रेगुलर क्लासरूम के अंदर क्लास लेते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें अपनी प्रेपरेशन को। यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपकी क्लास, आपकी डाउट क्लास, आपकी टेस्टिंग, सभी चीज़ें शेड्यूल्ड होती है और आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ता, किसी दूसरे रिसोर्स के लिए। सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अनलिमिटेड एक्सेस क्लॉज, जिसके थ्रू आप पुराने वीडियोस, करंट वीडियोस सारे देख सकते हैं इन एन अनलिमिटेड मैनर। सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलते हैं एंड विद ऑल दीज बेनिफिट्स आपको मिलता है एक और अच्छा बेनिफिट विच इज कॉल्ड फ्री लाइव क्लासेस। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपको अपनी क्लास चूज करनी है और उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेशल क्लासेस। ये जो स्पेशल क्लासेस है बच्चों, ये फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, इसका कोई पेमेंट नहीं है एंड ऑल द एजुकेटर्स आर देयर हु आर टीचिंग इन वेरी इनोवेटिव वे। सो यू कैन go with these special classes and see and enjoy what fun is Unacademy and आपको the quality of content भी पता चलेगा। आपको बहुत सारे बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है और ये एजुकेटर्स आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप एक या दो नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी होगी बोर्ड एग्जाम की, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपको अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको करना है डाउनलोड। जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ पर आपको अपना सीबीएसई में कोर्स चुनना है विच इज़ क्लास 10th। आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप क्लास 9 चूज कर सकते हैं, आप एनटीएस इन फाउंडेशन ले सकते हैं, आप नीट तक के कोर्सेज, नीट यूपीएससी तक के कोर्सेज यहाँ पर देखेंगे। बिकॉज हम क्लास 10th में हैं तो हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं अपने सब्सक्रिप्शंस को चूज करने के लिए। सो दीज अमंग्स दीज आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो वैसे तो 32,000 का है बट ओनली फॉर यू आपको ये 28,000 पे दिया जाता है एट रुपीज वी एट बाय यूजिंग ऑफ द रेफरल कोड VRCBSE and rupees 28,800 only. आप 3 years मतलब क्लास 10, 11 और 12 3 years इसके अंदर कवर कर रहे हैं और आप सिर्फ 800 रुपीज पर मंथ पे करना है इफ यू यूज द कोड रेफरल कोड VRCBSE. So hurry up and be a part of the Unacademy amazing team and get all the benefits that they are providing. So let's start economics, important 1 mark questions and how to attempt them. कैसे हम उन्हें attempt करेंगे? पहले तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता देते हैं आपको। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन सो दैट आपको ये विजिबल हो जाए। टोटल हमें पता है कि हिस्ट्री में से 20 मार्क्स
ज्योग्राफी में से 20 मार्क्स, ऑल साइंस में से 20 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में से 20 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और उस 80 मार्क्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके होंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू और न्यू टाइप। न्यू टाइप से मतलब है बच्चों कि इसके अंदर आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ द टोटल 36 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। दूसरी बात, इस न्यू टाइप में द क्वेश्चंस कैन बी थियोरी, इट कैन बी मैच द फॉलोइंग, इट कैन बी formula based, it can be image based, it can be anything, they can create a question। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है और इसमें हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। पॉइंटर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट इन अ क्लियर हैंड राइटिंग, मतलब जब आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं बहुत हौच पौच नहीं करना है, खराब नहीं करना है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या बुरी है उसको हम एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं, बट क्लीन काम करना इज इन आवर हैंड। तो डू नॉट create any mess in your notebook, write in a clean handwriting, attempt all the questions। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बी स्पेसिफिक इन आंसर्स एंड गिव एग्जाम्पल्स। जितना स्पेसिफिकली टू द पॉइंट आप आंसर देंगे उतना आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। जितना आप स्ट्रे करेंगे, जितना आप घूमेंगे, अननेसेसरी डिटेल्स देंगे, उतना आपका शायद आंसर में मार्क्स नहीं आ पाए। आप अगर 1 मार्क के लिए 5 लाइन्स लिख रहे हैं तो इट इज ओनली गोइंग टू गेट यू 1 मार्क, तो इट्स नॉट वेरी यूजफुल। एंड स्टिक टू द पॉइंट। आपको जो पूछा गया है उसी जो इशू है उसको डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्पल्स देना बहुत अच्छा होता है, जस्ट टू टेल दी जो भी इन्विजिलेटर है, जो चेकर है, कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, ना आई एम ऑल्सो गिविंग एन एग्जाम्पल टू प्रूव इट। ऑलवेज गिव एग्जाम्पल वेर एवर इज पॉसिबल, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 1 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम पहला चैप्टर उठाते हैं विच इज डेवलपमेंट। व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखा है बच्चों कि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब फॉरेन ट्रिप हो सकती है, किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब खेतों में पानी हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब assured a high family income, पैसा आता रहे, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस, जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस देती है वो ऊंचे बने रहें, फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, सस्ती लेबर हमें मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ताकि हम अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर सकें। इतनी सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है प्रॉस्परस किसान, वहीं अगर इसको चेंज करके हम एक पुअर फार्मर कर देते तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर अलग होता। एक पुअर फार्मर डिमांड करता कि उसको काम मिले रेगुलरली, या जो रेंट है जिससे वो ज़मीन टिल कर रहा है वो कम हो जाए, उसको सस्ती रेट के ऊपर लोन मिल जाए, या फिर उसके बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल जाए। ये उसके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। मूविंग ऑन, ये आंसर बड़ा है बच्चों, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, ठीक है। Why do different people have different goals for development? क्यों लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं? Different people have different goals for development because different people have different aspirations and desire। हर किसी पर्सन की अलग अलग उम्मीद होती है, हर अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, एंड ये एक्सपेक्टेशंस उनकी डिमांड को डेफिनेटली अफेक्ट करती है, उनके गोल्स को अफेक्ट करती है। Some may like to have more income and better quality of education for their children, while others may require no social discrimination and high support price for their crops।
तो आप अगर इसमें देखें कि कोई एक तो डिमांड कर रहा है कि मुझे खूब सारा पैसा मिल जाए और मेरी लाइफ बहुत शान-ओ-शौकत से गुज़रे, दूसरा सिर्फ़ इतना सा सोच रहा है कि मुझसे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और मेरे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले और मुझे मेरी फसल को हाई सपोर्ट प्राइस मिल जाए। सबके गोल्स और सबकी सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। So this is you can choose any one of these example and you can write it just. So according to the living condition and environment in which the person stays, he or she pursue for the goals. People seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspiration or desire. हम वो चीज़ें ढूँढते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाओं को पूरा करे और वो ही हमारे डेवलपमेंटल गोल्स बन जाते हैं। और किसी एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल किसी दूसरे पर्सन के डेवलपमेंटल गोल के साथ मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनफैक्ट एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। Explain the important aspects of our lives that are important than income. इनकम से ज़्यादा कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट हैं? नाउ you can just write this part in your answer. Besides higher income, people also want to seek other important non-material things. Material things वो होती हैं जो आप पैसे से खरीद सकते हो, नॉन मटेरियल जो आप नहीं खरीद सकते हो। फॉर इंस्टेंस इक्वल ट्रीटमेंट, आप बराबरी का दर्जा अगर किसी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चीज़ डिपेंड करती है नो इस सोसाइटी के ऊपर। आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते हो। फ्रीडम खरीदी नहीं जा सकती, सिक्योरिटी नहीं खरीदी जा सकती, रिस्पेक्ट नहीं खरीदा जा सकता, टेंशन फ्री लाइफ नहीं खरीदी जा सकती, अफेक्शनेट बिहेवियर किसी से प्यार लगाव नहीं खरीदा जा सकता, एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटाया नहीं जा सकता। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट नॉन मटीरियल गोल्स। ये सारे ऐसी एस्पिरेशंस हैं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बट एवरीबडी, नो मैटर हाउ रिच दे आर, दे ऑलवेज वॉन्ट मोर ऑफ दीज नॉन मटीरियल थिंग्स। आपके पास हो सकता है पैसा बहुत सारा हो, फिर भी आपको ये चीज़ें चाहिए। अगर पैसा नहीं भी है तो भी आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, राइट? व्हाट इज लिटरेसी रेट? शिक्षा दर क्या होती है? लिटरेसी रेट measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. 7 साल से ज़्यादा की एज का पर्सन who can read and write in any one language is called a literate person. So जितने लोग पढ़े लिखे हैं, they will be identified in the literacy rate. What is infant mortality rate? शिशु मृत्यु दर क्या होती है? Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. किसी भी ईयर में 1000 लाइव चिल्ड्रन, मतलब जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, स्टिल बॉर्न पैदा होते हैं, उनको नहीं काउंट करना है हमें। वी ओनली काउंट द लाइव बर्थ। तो 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हो गई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ देयर लाइव्स is called infant mortality rate. How are countries classified by the World Development Report? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कंट्रीज को इनकम के बेस के ऊपर क्लासिफाई करती है। एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया जो यूज में लिया जाता है, इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम which can be very easily calculated as total income upon total population. इससे आपको मिलती है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम के बेस पर वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट जो है वो निकाली 2006 के अंदर। आप लोग की बुक्स में जो लेटेस्ट वाला है उसको पढ़िएगा। Countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum are called rich or developed countries. Again, ये डेटा आपका लेटेस्ट जो बुक में छपा हुआ है उसको पढ़िएगा। नई बुक में नए डेटा आ गए हैं, तो इससे अगर आप ज़्यादा कमाते हैं, आपके देश में पर कैपिटा इनकम 4,53,000 से ज़्यादा है, तो आपके देश को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डेवलप्ड कैटेगरी में रखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके देश में पर कैपिटा इनकम इससे कम है, अगेन इसको भी लेटेस्ट कीजिएगा, इससे अगर कम है तो आपका देश कहलाएगा अंडर डेवलप्ड। अगर इनके बीच में कहीं हैं आप, तो द कंट्री स्टेटस विल बी डेवलपिंग। द स्टेटस विल बी डेवलपिंग, ठीक है। सो कंट्रीज को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। एंड जस्ट प्लीज डोंट रिमेंबर टू अपडेट दिस नंबर, बिकॉज नई बुक्स के अंदर नया डेटा आ गया है और आपको एग्जाम में वही लिखना है। Why average income is taken into consideration instead of total income while making comparison between countries? जब भी हम दो देशों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हमें एवरेज इनकम ही कैलकुलेट का इस्तेमाल क्यों करना है? हम टोटल इनकम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? एवरेज इनकम से हमें क्या पता चलता है? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। For comparison between countries, total income is not such a useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. So, average income, that is total income upon total population, which is also called the per capita income used. हम देखते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास में एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है। ए कंट्री जो है उसकी 10,000 की टोटल इनकम है, बी कंट्री की 1,000 की टोटल इनकम है, तो सीधे सीधे क्राइटेरिया में ये ज़्यादा डेवलप्ड हमें नजर आएगा। बट ये भी हो सकता है कि ये 10,000 जो रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इस कंट्री में रहने वाले 5 लोगों में से सिर्फ 1 पर्सन कमा रहा है, बाकी के 4 जो हैं दे आर पुअर। तो फिर ये टोटल इनकम आपको सही नंबर नहीं दे पा रही है। वेराज अगर आप ये 1,000 रुपए ले रहे हैं जो 5 लोगों में बराबर बराबर से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये आपको एक बेहतर कंडीशन बता रहा है, ठीक है। सो एवरेज इनकम लिया जाता है, टोटल इनकम नहीं लिया जाता है, ताकि पर पर्सन क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता चले। अब पॉपुलेशन भी चेंज हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर 10,000 कमाई जा रही है लेकिन इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, हो सकता है इसमें 1,000 कमाया जा रहा है लेकिन यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टोटल इनकम का नंबर जो है उसको रिलायबल नहीं बनाते। Assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो ये क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन, इनको कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 परिवार हैं जिनकी एवरेज इनकम क्या है? 5,000 रुपये।
अब 4 परिवारों में से 3 परिवारों की इनकम दी गई है 4,000, 7,000 और 3,000। आपको चौथे परिवार की इनकम ढूंढनी है। तो टोटल इनकम हम निकाल लेते हैं, एवरेज से निकल जाएगा। 5,000 इंटू 4 इज 20,000। ये एवरेज इनकम ये है, तो मतलब 4 परिवारों की टोटल इनकम वुड बी 20,000। टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 4,000, 7,000 एंड 3,000। इसको हम टोटल करेंगे, would be 14,000। क्या बच गया? 20,000 minus 14,000 is 6,000। This will be the income of the fourth family। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एंड कोशिश कीजिएगा टू गिव अ डिटेल्ड डेरिवेशन। What is Human Development Index? Who prepares it? And write about basic components of human development measurement। अब ध्यान से देखें, ये 3 क्वेश्चन हैं, इसलिए ये आंसर आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है। ये तीनों क्वेश्चन इंडिविजुअली 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। So I didn't break it down, I just give you one single question। Human Development Index is the cumulative measurement of the overall development of the people of a country। This is the answer of the first part। जब आप देश का एक ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द कंट्री, इट इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। It was prepared by United Nations Development Program and it is published development organization and it is published by UNDP, United Nations Development Program। The basic component of Human Development Index are life expectancy at birth। इससे पता चलता है कि एक इंसान एवरेज कितनी जिंदगी जिएगा। It is measured in the terms of life expectancy in the year। B, लिटरेसी, आप कितना पढ़े लिखे हैं, स्कूल में कितना एनरोलमेंट है, प्राइमरी से सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में कितना एक्सेस है। एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। It is also done in a way so that every dollar could buy the same amount of goods and services in any country। So आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू मिलता है एक देश का। अगर आप लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मेजर कर रहे हैं तो उससे पता चलता है देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फूड अवेलेबिलिटी कैसी है, बेसिक सैनिटेशन है या नहीं है। इसके इन फैक्टर्स के थ्रू आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अफेक्ट करेगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है किसी को भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो अगर एजुकेशन नहीं है तो डेफिनेटली द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट वेरी गुड। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज इनकम। तो तीनों क्राइटेरियाज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि हमने वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में सिर्फ इनकम को कैलकुलेट किया था। तो वो आपको एक बहुत एवरेज व्यू देता है, ये आपको ऑन ग्राउंड करेक्ट व्यू प्रोवाइड करता है। So that was about the first chapter, development। Moving on to the second chapter, which is sectors of Indian economy। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो इकोनॉमी भारत की है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती है ये पढ़ा है। लेट्स सी, नेम द सेक्टर्स इनटू विच एन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी, डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सेकेंडरी, dealing with processing and manufacturing, and tertiary, dealing with services। Why do the agriculture and allied activities still happen to be the major source of employment? ये इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा गया है बेसिकली कि भारत में आज भी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा सोर्स क्यों है। हम अगर इसको ऑन पाई चार्ट कंपेयर करें तो देश की तकरीबन 60% के अराउंड जो जनसंख्या है वो प्राइमरी सेकेंडरी में है, देन सेकेंडरी में है 20% अराउंड, एंड देन सबसे कम जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर है।
when it comes to employment. But unfortunately, when it comes to income, तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। इतनी सारी इनकम इतने से टर्शरी सेक्टर के लोग जनरेट कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर स्टैग्नेंट है और प्राइमरी सेक्टर बहुत कम इनकम जनरेट करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है कि इतने सारे लोग प्राइमरी के अंदर ही एम्प्लॉयड क्यों हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कुड नॉट क्रिएट इनफ जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर रिक्वायर education, good education, और एटलीस्ट बेसिक्स एंड स्किल्स। हमारा एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली चेंज भी हुई है, तो पुरानी जो पॉलिसी थी उसके थ्रू जो पढ़ाया जाता था, जो एक्सेस ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन था, वो काफ़ी कम लोगों के पास तक था, जिसकी वजह से हर किसी तक ये पहुंचा नहीं और जो प्राइमरी सेक्टर के लोग थे वो वहीं पर अटक के रह गए, वहां से बाहर उनको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता था। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर? आप जब 1 मार्क का आंसर लिखेंगे तो यू कैन जस्ट पुट इन 2 पॉइंट्स ईच। इसमें थोड़ा डिटेल के लिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज। इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है। द पर्पज of the public sector is not just to earn profit but also to raise the welfare of the economy. गवर्नमेंट जो सेक्टर रन करती है, इट इज रन ऑन दी टैक्स इनकम ऑफ द पीपल, एंड बिकॉज द इनकम इज ऑफ द पीपल, देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू यूज इट फॉर द पीपल्स वेलफेयर। तो हमें ये पैसा वापस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हम देखते हैं रेलवे जो है वो सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी हैं, बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, विद्यालय होते हैं, रोड जैसे कंस्ट्रक्शंस जो हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स का मेंटेनेंस है, ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है बच्चों, दैट्स ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, जहाँ पर एक पर्सन या कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करते हैं, एसेट को ओन करते हैं, इट इज नोन एज अ प्राइवेट सेक्टर। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर मेन की वर्ड वॉज द वेलफेयर, यहाँ पे द की वर्ड इज प्रॉफिट। प्राइवेट अगर कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, आप अगर एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू रिक्वायर एंड यू डिमांड अ बेटर सीट, so you have to pay for it. Hence, the purpose is to provide, to earn profit by giving good services, no doubt, but for all the services they charge a higher amount. Tata Iron and Steel Company Limited or Reliance Industries are examples of privately owned industries. What is the new name of NREGA? NREGA हम सभी को पता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये 2005 में शुरू किया गया था और 2009 में इसको MG नरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वाई इज वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नॉट कंसिडर्ड सिक्योर? हमने 2 तरीके के सेक्टर्स देखे थे, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, आप एम्प्लॉयमेंट को टेम्पररी नहीं कर सकते, यू नीड टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द पीपल एंड मेनी अदर फैसिलिटी। तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, दैट व्हाई इज वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट सिक्योर? Working in unorganized sector is not considered secured because unorganized sectors are not registered by the government and remain outside the control of the government. तो अगर आपके साथ कुछ गलत होगा भी तो आप कोई कानूनी मदद नहीं मांग सकते। These are small and scattered units. Usually अगर कंपनी का साइज बहुत ही छोटा है वो तभी अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर कंपनी का साइज बढ़ता चला जाता है, if number of employment and machinery used is big,
So it has to by default register itself and now has to follow the government rules. यूजुअली जो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं और ये सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर होती हैं. They don't follow rules and regulations prescribed by the government. Jobs in these sectors are not regular. Even salaries are very less. Salaries काफ़ी कम होती हैं और आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है. Explain the implementing of नरेगा 2005. कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और क्या है ये. नरेगा 2005 is the National Rural Employment Guarantee Act. It is 100 days work guarantee in a year by the government. इसके अंदर बीपीएल कैटेगरी के लोग जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के जो लोग हैं, वो इसके अंदर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इनको साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा. If government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances. So 100 days का जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, इसकी एक वेज जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी. अनफॉर्चुनेटली अगर बाय चांस ये जो भी प्रोजेक्ट था जिसमें आपको एम्प्लॉय किया जा रहा था वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, तो भी आपको अलाउंसेस उसके मिलेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज गिवन टू द पीपल इन रूरल एरियाज. यूजुअली इसके अंदर जो काम होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट में ही के लिए किए जाते हैं. मतलब सड़कें बनाना, गांव के अंदर स्कूल हॉस्पिटल्स बनाना, टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, पॉन्ड्स बनाना, ताकि विलेज का फायदा हो सके. Do you think the public sector contributes to economic development of a nation? Explain. Again, ये काफी बड़ा explanation है. You have to reduce it to 1 mark. इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं ताकि आप आंसर को बेहतर तरीके से समझ सकें. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हमें हेल्प करता है. यस, the public sector contributes to economic development of a nation by providing several facilities and working opportunities to society at a reasonable cost, which the private sector cannot provide. Public sector spends larger sums of money on construction of railways, roads, bridges, generating electricity, irrigation facility by setting up dams, etc. They are beyond the capacity of the private sector. बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं बच्चों जो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता. मतलब रेलवेज अगर डालना है तो रेलवेज आर वेरी एक्सपेंसिव, डैम अगर बनाने हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड इफ वी हैव टू रिलाई ऑन प्राइवेट सेक्टर to provide us with these facilities, so probably we may not have anybody who is that rich कि रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी या डैम का कंस्ट्रक्शन कर सके. अगर हमें कोई पर्सन मिल भी गया जो इतना रिच है कि वो ट्रेन खरीद सकता है या ट्रेनें चला सकता है अपने एरियाज में, तो वो उसको प्रॉफिट मोटिव से करेगा. मतलब ये सुविधाएं जो हमें इतने रीजनेबल रेट्स पर मिल रही हैं, ये उतने रीजनेबल रेट पे नहीं मिलेंगी, अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर हो. It also encourages private enterprises, farmers and consumers through subsidies and support prices. It also contributes to economic development of a nation by providing education and health facilities. So बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है और अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो शायद देश के गरीबों का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाए. Why is the tertiary sector becoming more important in India? Explain. Tertiary sector is the service sector. ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा इनकम जनरेटिंग सेक्टर है आज के टाइम पर हमारी जीडीपी में. So what are its significance? I have given 4 points. You can pick up 2 points for your 1 mark answer. First, in any country, several basic services like transport, bank, insurance, educational institutions, etc. are required, and the government has to take responsibility for the provision of these services. देश जितने बड़े होते हैं उतना इन सुविधाओं को प्रोवाइड करना जिम्मेदारी होती है सरकार की और सर्विस सेक्टर के बिना आप इस सुविधाओं को नहीं पहुंचा सकते.
The development of agriculture and industry lead to the development of services such as transport, trade, storage, etc. अगर हम प्राइमरी सेक्टर खेती जैसी चीज़ों को भी एनकरेज कर रहे हैं तो भी हमें सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हमें बैंकिंग चाहिए खेती करने के लिए, हमें रोड्स की फैसिलिटी चाहिए, हमें स्टोरेज चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सब सर्विसेज जो हैं ये टर्शरी सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा। As income level rises, certain section of people started demanding many services like eating out, tourism, private hospital, etc. हम देख रहे हैं from 1947 until 2020 the income levels of the people have changed drastically, and now it is very common to go out to eat in a restaurant or to go and watch a movie or no to spend your holidays in a foreign country. तो जैसे जैसे आप अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं, तो आपको सर्विस सेक्टर एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिलेगा। Certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. हमें सेल फोन्स चाहिए होते हैं, हमें उसमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और हमें फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। हमारी जॉब से लेकर हमारी पढ़ाई तक हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ सर्विस है जिसको भी काफ़ी डिमांड किया जा रहा है, एंड दस द टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, right? So you can pick up any 2 points which you like and write in a 1 mark answer. Moving on to the third chapter, which is money and credit. Give the meaning and functions of money. Meaning of money. Money. Acha, this is only just this part. I have broken it, and the second question you will have this. Money. Meaning of money. Money can be anything chosen by common consent as a medium of exchange and measure of value. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इस्तेमाल में लें, इट विल बी नोन एज अ मनी। ठीक है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी? ये प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कंटिन्यूशन में लिया, राइट? यहाँ पर ये वाला पोर्शन मैंने इसमें से आगे एक्सप्लेन किया है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी? सबसे पहला, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कोई चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आई एम टेकिंग दिस आइटम, तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड हो सकता है सामान लेने से मैं मना कर दूं, बट पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी एक्सेप्टेंस मेक्स इट दी मोस्ट एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट से मतलब है कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो किससे काउंट करते हैं? आप पैसे में काउंट करते हैं कि एक पेंसिल जो है वो 10 रुपीज़ की है, तो आपका जो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या हो गया? वो मनी हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपये का नोट है तो आप उसे अपनी पॉकेट में रख के 10 डेज के बाद बाहर निकालेंगे तो भी वो 500 रुपीज़ का ही रहेगा। तो इट स्टोर्स द वैल्यू and it is a standard of deferred payment. Standard of deferred payment is future payments के लिए जब हम उधार लेते हैं उस स्थिति में मनी इज द मोस्ट यूजफुल मीडियम। आप बार्टर के थ्रू उधार का कॉन्सेप्ट नहीं चला सकते हो। बार्टर में हैंड टू हैंड एक्सचेंज होना ज़रूरी है और फ्यूचर एक्सचेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट मनी के कॉन्सेप्ट के साथ में आप फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर सकते हैं। दैट वाज ओनली पॉसिबल थ्रू मनी। नेम द सिस्टम इन विच double coincidence of wants is an essential feature. Answer is the barter system. Barter system is exchange of goods and services. कि अगर शूज के बदले मुझे राइस चाहिए, so this exchange will be called a barter system. And to make this barter system successful, I require a double coincidence of wants. It means कि मुझे मैच ढूंढना पड़ेगा
मेरे पास में शूज़ हैं और मुझे राइस जिसके पास में है वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा। मुझे मुझे रेडीनेस ढूंढनी पड़ेगी उस पर्सन की, कि हो सकता है उसके पास में राइस है लेकिन वो रेडी ही नहीं है अपना सामान एक्सचेंज करने के लिए। एंड द थर्ड इज वैल्यू, कि वो पर्सन अगर रेडी भी है और उसको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए लेकिन आई एम डिमांडिंग 4 kgs ऑफ राइस, तो फिर ये अनफेयर हो जाएगा। तो there should be an equal value, there should be a willingness, and there should be a match. So different coincidences are required for the barter to be successful. Why do lenders ask for collateral while lending? ये अगेन बहुत बड़ा आंसर है, इसको आप any 2 points पिकअप कर सकते हैं। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। आप लैंड दे सकते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको दे सकते हैं, आप लाइफ स्टॉक दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एज अ कोलैटरल प्रेजेंट कर सकते हैं while taking a loan. Collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid. For example, I need a loan of 2 lakh. इस 2 लाख के लोन को लेने के लिए I go to the bank and the bank asks for a collateral. So I can say that I have a piece of jewelry which is worth 3 lakh, and I can put this in the bank as a collateral. Whenever I will repay this money, I will take this jewelry piece back. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. अगर मैं ये 2 लाख रुपए रीपे नहीं कर पाती हूँ, तो बैंक के पास में अधिकार है कि वो इस अमाउंट को बेचकर, इस ज्वेलरी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करेगा और जो बचा हुआ है वो मुझे वापस दे देगा। Property such as land titles, deposits with bank, livestock, gold are some common examples of collateral, right? What are self-help groups? या इसको short में हम SHG भी कहते हैं. Explain the aims of self-help group. This is a 2-parter question. This is 1 mark and this is 1 mark. Self-help groups is an organization of 15 to 20 members belonging to one neighborhood who meet and save money regularly. The aim of the self-help group is to organize rural poor women specifically and collect their savings and to take loans from the group to meet their needs. The group takes loan from the bank to create self-employment opportunities for the members. 15 से 20 ऐसे लोग जो एक ही नेबरहुड में रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, ये लोग कलेक्टिवली सेव करना शुरू करते हैं एंड दिस सेविंग वंस इज इन अ गुड अमाउंट. इसको आप मेंबर्स को लोन आउट कर सकते हैं, मेंबर्स को सिर्फ, या फिर अगर आपकी सेविंग अच्छी खासी हो गई है तो आप इस सेविंग के बलबूते पर लोन ले सकते हैं बैंक से टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. ये काफ़ी इफेक्टिवली यूज में लिया गया है रूरल एरियाज के अंदर, स्पेशली महिलाओं के काफ़ी सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं और इनके थ्रू इन महिलाओं ने अपने आपको अपने पैरों पे खड़ा किया है और अपने बच्चों के लिए फैसिलिटीज से लेकर गांव को एक बेटर लिविंग प्लेस बनाने में काफ़ी सक्सेसफुली इन्होंने SHGs का यूज किया है. So moving on to the last chapter, which is globalization and the Indian economy. Name the process which helps in rapid integration or interconnection between countries. This is a very simple question. Globalization is the process which helps in rapid integration or interconnection between countries. Globalization से मतलब है
that the domestic economy be open to the world and the world economy be open to the domestic economy. So it is an overall free market. हर कोई कहीं भी जाके ट्रेड कर सकता है. What do you mean by trade barriers? Trade barriers से आप क्या समझते हैं? Imposing import duties and quantitative restrictions on imports and exports are called as trade barriers. हम जानते हैं कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि व्यापार करने के लिए कोई भी कंपनी कहीं से भी कहीं मूव हो सकती है, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन फॉर द लोकल कंपनीज. से फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेन कंपनी is selling their product in our country, India, then the local companies will be challenged by this competition. तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि फॉरेन कंपनीज का सामान भारत में आए लेकिन हमारे कंट्रोल में आए, इस पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर आप कैसे लगाएंगे? आप इस कंपनी को भारत में अपना सस्ता सामान रोकने से कैसे बेचेंगे? आप इसको ड्यूटीज लगा सकते हैं. ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स. सपोज करो ये 5,000 रुपये का अपना सामान बेच रहा है और इंडिया में कोई सामान, वही वाला सामान 7,000 का बिक रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो 5,000 रुपये का सामान खरीदेगा. लेकिन इस पर अगर हम 3,000 रुपये की ड्यूटी लगा देते हैं तो अब ये सामान हो गया है 8,000 रुपये का, और अब प्राइस के हिसाब से ये सस्ता हो गया और बिकने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है. दूसरा, कोटा तय किए जाते हैं. कोटा इज लिमिटेशन, कि आप अपना सपोज करो 500 प्रोडक्ट्स ही बेचोगे भारत में, उससे ज़्यादा आपको बेचने की परमिशन नहीं है पर मंथ. तो उससे भी लोकल कंपनीज को बेनिफिट मिलता है. गिव a most common route for investment by multinational companies in developing countries around the world. कैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किसी नई इकोनॉमी के अंदर एंटर करती हैं? दिस इज बाय फॉर्मिंग पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज. सबसे कॉमनेस्ट रूट यही है कि आप एकदम से अपनी नई कंपनी लॉन्च करने की बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक इफेक्टिव कंपनी होती है, पॉपुलर कंपनी होती है देश की, उसके साथ में आप पार्टनरशिप कर. वी हैव दिस एग्जांपल दैट मारुति, which is a car manufacturer company, merged with Suzuki to create a collaboration, and Suzuki got its way inside our country through merging with Maruti. Mention 3 factors responsible for globalization. वैश्वीकरण के लिए कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहला, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब होता है द कंपनीज विच फंक्शन इन 2 or more nations. The companies which function in 2 or more nations are multinational companies. तो जैसे जैसे ये बढ़ी है वैसे वैसे डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन में सपोर्ट मिला है और कंपनीज अपनी जगह से, अपने देशों से बाहर निकल के ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट हुई हैं. ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हैज बीन अ वेरी बिग सपोर्टर इन एंगेजिंग दिस मल्टीनेशनल कंपनी इंटरैक्शंस. बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना बेटर कम्युनिकेशन के ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता. तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Easy transportation, easy access to different areas of the world, and better communication has definitely supported us. What are SEZ? Explain the facilities which SEZ have. SEZ is Special Economic Zones.
ये क्या होते हैं और उसमें क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? अगेन अ टू पार्टर क्वेश्चन, इट विल बी आस्क्ड सेपरेटली इन अ 1 mark क्वेश्चन. First, industrial zones to attract foreign companies to invest in India are called SEZ. ऐसे इलाके, ऐसे इंडस्ट्रियल जोन जो बनाए जाते हैं फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्हें कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. They are to have world class facilities, electricity, water, road, transportation, storage, recreational and educational facilities. अगर कोई फॉरेन कंपनी आपके देश में आ रही है तो वो चाहती है कि उसको बिना किसी झंझट के, मेहनत के आसानी से अपना सेटअप लगाने को मिले. और भारत सरकार जो है वो इनको ये सारी सुविधाएं जो किसी भी इंडस्ट्री को चालू करने के लिए चाहिए, वो एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देती है, जिनको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, पेपर वर्क, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है और इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली, फॉरेन कंपनीज काफ़ी आसानी से यहाँ पर अपने सेटअप्स को लगा सकती हैं. Companies who set up production in these SEZ do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. ये भी एक ललचाने वाला फैक्टर है, एक अट्रैक्टिंग फैक्टर है कि जो कंपनीज यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी, दे डोंट हैव टू गिव टैक्सेस फॉर 5 years. इनिशियल 5 years आपको टैक्स ही नहीं देना है. आप डेफिनेटली सिर्फ फोकस कर सकते हो प्रोडक्शन एंड मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर. तो काफ़ी हेल्प करता है ये हमें फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के अंदर. What is WTO? What are the aims of WTO? And what are the drawbacks of WTO? Again, a three-parter question, 1 mark each. WTO is World Trade Organization. It is an organization which is in favor of increasing the world trade through globalization. It was established in 1995. 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था जब GATT, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी एक्टिविटीज़ को बंद किया गया. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ट्रेड है वो आसानी से हर देश के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए ट्रेड के लिए, इस तरीके से हो. द एम of WTO are to liberalize international trade by allowing free trade for all. कोई एक देश अगर दूसरे देश में ट्रेड करना चाहता है तो वो बिना रुकावट दूसरे देश में एंटर कर सके और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये करने की इनकी कोशिश है. To promote international trade among the countries of the world in an open, uniform and non-discriminatory manner. बिना भेदभाव के एक देश दूसरे देश के लिए दरवाजे खोले और अपने देश में भी एंट्री दे. रिमूवल ऑफ बोथ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन. हर तरीके के जो आपने बैरियर्स लगा रखे हैं उसको रिमूव किया जाए और देश एक दूसरे से मिलकर इन अ फ्रेंडली मैनर ट्रेड कर सके. द ड्रॉबैक्स ऑफ WTO. ड्रॉबैक्स का मतलब है क्या क्या बुराइयां हैं, कमियां हैं. WTO इज डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्री. WTO का फॉर्मेशन बेसिकली वेस्टर्न पावर्स ने किया था और इन वेस्टर्न पावर्स ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि ये जो भी ग्लोबलाइजेशन एनकरेज कर रहे हैं ये इनकी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करे. हेंस ये चाहते हैं कि इनका सामान, कंट्रीज लाइक USA, फ्रांस, दे वांट कि इनका सामान तो दुनिया का हर देश अपने देश में आने दे, लेकिन ये खुद के देशों के दरवाजे नहीं खोलते हैं when it comes to this globalization that they are promoting. WTO is used by developed countries to support globalization in areas that are not directly related to trade. WTO उन एरियाज के अंदर भी यूज में लिया जाता है जहां पर ट्रेड से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. इट इज जस्ट दे आर लुकिंग फॉर एन ईजी वे टू एंटर इन एनी इकोनॉमी एंड देन टू मेस इट अप. इसकी वजह से बहुत सारे देशों ने, बड़े देशों ने छोटे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया है, मतलब इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया है, जहां दे आर नॉट इन द पावर but they are controlling the whole market. So indirectly whoever is in authority has to take their permission or has to be in favor of these big companies who are dominant in their nation. Though WTO is supposed to allow free trade for all,
In practice, it is not seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. हम देखते हैं कि कहने को WTO का काम है कि वो दुनिया के सारे दरवाजे खोले और ट्रेड पॉसिबल कर सके एक देश से दूसरे देश के बीच में, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये गरीब देशों से तो उनको पुश करते हैं कि आप अपने बैरियर्स हटाइए और सभी को अलाउ कीजिए अपने देश में ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब इनके खुद देशों की बारी आती है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए, ये डिक्लाइन कर देते हैं। दे गिव द पॉइंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हेल्थ ऑफ द पीपल, एंड ये अपने जो रिस्ट्रिक्शन से उनको रिमूव नहीं करते। सो दैट्स ऑल, एंड डोंट फॉरगेट 21 सितंबर से 30 सितंबर तक आई एम लॉन्चिंग हाफ ईयरली बूट कैंप। हाफ ईयरली बूट कैंप का मतलब है जिसमें मैं यूट्यूब के ऊपर एवरी डे एट 5:30 आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, एक या दो चैप्टर्स, मतलब उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम कवर अप करके देंगे। एंड फॉलोइंग द नेक्स्ट डे स्पेशल क्लास में एट 3 o'clock उसका टेस्ट होगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ 10-day bonanza, 10-day फन एक्टिविटी जिसको हम लॉन्च करेंगे, एंड आपके हाफ ईयरली एग्जाम की पूरी तैयारी होगी 10 दिन के अंदर। एंड मोर, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी कम है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आप प्री बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सो इसको फॉलो कीजिएगा याद से, एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं, सारे लिंक्स मिलते हैं डे टू डे, जो भी क्लासेस उस दिन होने वाली होती हैं। तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और ये जो लिंक है यहाँ पर टाइप करके ज्वाइन पर क्लिक करना है। सो थैंक यू गाइस, don't forget to like the video, share the video, and subscribe to our channel, and use the code VRCBSE to get your 10% discount on Plus subscription. Thank you guys.